दोस्तों 10th क्लास के बच्चे, नमस्कार फ्रेंड्स, हेलो, कैसे हैं। आज हम टॉपिक लेकर आए हैं 10th क्लास का नेशनलिज्म इन यूरोप। इसका जो पहला पार्ट है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। नेशनलिज्म क्या है दोस्तों बच्चों, ये नेशनलिज्म जो है आप एक आराम से समझोगे इसकी नेशनलिज्म का मतलब क्या है। नेशनलिज्म मतलब एक फीलिंग है, डीप फीलिंग है टुवर्ड्स योर नेशंस, टुवर्ड्स योर कंट्री। यानी आप जब अपने देश के प्रति जब एक भावना रखते हो तो वो कहलाता है पैट्रियोटिक। बट नेशनलिज्म क्या है, नेशनलिज्म यानी आप अपनी कंट्री के लिए एक डीप फीलिंग रखते हो। इंटरनली आपको देश के लिए प्यार है, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। तो नेशनलिज्म जो है वो एक अचानक से पैदा नहीं, एक प्रोसीजर है, हम उसको समझेंगे। यानी आपके अंदर देशभक्ति कैसे पैदा की गई है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। नेशनलिज्म ये आया कहाँ से, नेशनलिज्म स्टार्ट कैसे होता है, नेशनलिज्म डेवलप कैसे होता है। सो नेशनलिज्म मतलब बहुत सिंपल, अगर इसकी हिंदी की बात अगर जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो भी समझ सकते हैं। नेशनलिज्म का मतलब होता है राष्ट्रवाद। यानी राष्ट्रवाद जो है प्रोसीजर, ये एक नेचुरल फिनोमिना नहीं है, ये ह्यूमन मेड है। यानी ये इंसानों ने बनाया कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से बना, कैसे बना, इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यूरोप में नेशनलिज्म कैसे पैदा हुआ। यूरोप में नेशनलिज्म जो सबसे पहले पैदा हुआ वो था आपका फ्रांस। फ्रांस एक ऐसी कंट्री थी जहां पर पहली बार नेशन बना। यानी नेशन बनाने का जो प्रोसीजर है, यानी नेशन स्टेट के बारे में बात करेंगे। नेशन स्टेट्स यानी जहां पर पहली बार कोई राज्य बनता है। पहली बार राज्य से मतलब है यहाँ पे स्टेट्स बनता है, यानी ठीक है, देश बनता है, तो उसको यहाँ पे स्टेट भी बोला जाएगा या राज्य भी बोल सकते हैं। बट आप कुल मिलाकर के ये आप समझोगे कि इनको देश के बारे में बात कर रहे हैं। सो सबसे पहले देश कब बनता है, यानी फ्रांस, आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। यानी पूरे यूरोप में चाहे वो ऑस्ट्रिया का किंगडम हो, फ्रांस का किंगडम हो, रशिया किंगडम हो, इटली किंगडम हो, इंग्लैंड का किंगडम हो, यानी पूरा यूरोप जो है वो अलग अलग किंगडम्स में, यानी अलग अलग किंग्स रूल कर रहे हैं। यानी यूरोप में कोई देश नहीं है, सारे किंगडम्स हैं या किसी किसी राजा के अंडर में हैं। तो देश तो कोई था ही नहीं, यानी कहीं भी पूरे विश्व में कोई देश नाम की कोई चीज नहीं थी। यानी देश नाम की चीज आई कहां से, जब कई सारे फिलोसफर्स ने इन चीजों को लिखा कि भाई देश नाम की एक चीज होनी चाहिए। फिलोसफर्स का काफी ज्यादा रोल रहा, वो दूसरी वीडियो में बात करेंगे। अगर आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, ये सारे लोग जो हैं इनका काफी ज्यादा रोल था। ये फिलोसफर कहलाते हैं। सो नेशनलिज्म स्टार्ट कैसे होता है, यानी आपके अंदर एक डीप फीलिंग क्रिएट कर जाएगी। कई सारी जो पैट्रियोटिक जो फीलिंग है वो आपके अंदर डेवलप करी जाएगी। आपको एक नेशनलिज्म या नेशन बनाने का जो प्रोसीजर है उसके अंदर कई सारी चीजें डाली जाती है। सो यहाँ पर आप देखोगे नेशन बना कैसे। पहली बात तो इसके लिए कई सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे फ्रांस के लिए जब राजा को हटाया गया तो अब वो देश में बनेगा। देश बनाने के बाद उसके अंदर क्या क्या चीजें डाली जाएगी, उसके अंदर एक उनके पास एक झंडा होना चाहिए, यानी एक फ्लैग होगा। तो उन्होंने फ्लैग का क्रिएशन करा। उन्होंने एक जो है एक नेशनल एंथम बनाया, उन्होंने नेशनल सॉन्ग्स बनाए, ठीक है। और उन्होंने अपनी जो नेशनल टेरिटरी फिक्स करेंगे कि भाई हमारी टेरिटरी यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी। सो इस तरीके से उन्होंने पूरा एक राष्ट्र का पूरा जो आज हम देखते हैं कि बहुत आपको कॉमन चीज लगेगी, बट ये सब चीजें हमने क्रिएट करा। यानी नेशनल बाउंड्री क्रिएट करी, एक रूल ऑफ लॉ क्रिएट करा, ठीक है, एक जैसे फ्लैग क्रिएट करा हमने, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग्स, इस तरह की चीजें हमने क्रिएट करी। बट ये सब चीजें जो चीजें क्रिएट तो हो सकती हैं, बट लोगों एक का उन्हें बिलीव भी होना चाहिए। यानी हम एक देश में रह रहे हैं, ये बिलीव क्या चीज कराती है, ये चीज कराती है आपकी कलेक्टिव आइडेंटिटी। यानी आपके कुछ जो आपके अंदर जो कुछ कॉमन जो फीचर्स हैं जो बाकी सब देशों को एक साथ जोड़ते हैं, वो चीजें जो हैं वो कहलाती है कलेक्टिव आइडेंटिटीज। यानी आपका धर्म सबसे बड़ी बात है कि यानी आप किस धर्म के हो, ये भी आइडेंटिटीज में काफी ज्यादा रोल प्ले करता है। दूसरा आपका कल्चर, तीसरा आपकी लैंग्वेज, तीसरा आपके सॉन्ग्स, ठीक है। इस तरीके से जो चीजें होती हैं ये सब आपकी कलेक्टिव आइडेंटिटीज कहला सकती है। और भी इसके अंदर चीजें हो सकती हैं, बट ये कुछ मुख्य चीजें जो कि आपको एक सूत्र में मानते हैं, एक धागे में मानते हैं कि आप एक लैंग्वेज के हो, एक भाषा के हो, या आपका एक कल्चर है, या आप एक टेरिटरी में रहते हो, सर्टेन काइंड ऑफ टेरिटरी में रहते हो। जैसे एग्जाम्पल, इंडिया में बहुत सारे रिलीजन भी है, बहुत सारे कल्चर भी है, और जो है बहुत सारी भाषाएं भी हैं, बट फिर भी हम एक साथ रहते हैं। क्योंकि इंडिया जो है हमेशा से कम से कम जो धर्म है वो बहुत बड़ा है, हिस्सा रहा है कि बहुत सारी इंडिया को जोड़ता है। इसके अलावा कल्चर भी बहुत सारी सिमिलरिटीज है। तो बहुत सारी चीजें हमारे इंडिया में से एक तरह से कह सकते हो कि काफी ज्यादा कॉमन, जिसकी वजह से हम एक देश में रह सकते हैं या रह पाए हैं या रह रहे हैं, ठीक है। सो इसी तरीके से जब फ्रांस देश बना तो उसके अंदर में एक कॉमन आइडेंटिटीज जो थी वो कलेक्टिव आइडेंटिटीज कहलाती है, जिसकी वजह से वो एक देश में कन्वर्ट रह सका। या वो अपने आप को मानते हैं कि वी आर फ्रेंच, तो हमारा ये हम फ्रेंच बोलने वाले हैं तो हम फ्रांस कहलाएंगे, हम फ्रांस देश के निवासी कहलाएंगे, और हमारा कल्चर सेम है। तो इसी तरीके से जैसे देखोगे आप जर्मन अपने आप को कहते हैं कि वी आर जर्मन्स, यानी जर्मन का कल्चर अलग है, उनकी लैंग्वेज अलग है, उनका धर्म भी थोड़ा सा अलग हो सकता है। हालांकि धर्म क्रिश्चियनिटीज वहां पे है, लेकिन
ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस तरीके से हम समझेंगे कि वो एक देश में कन्वर्ट हुआ, एज अ नेशनलिज्म वहां पे पैदा हुआ, यानी राजा को हटाया गया और एक जैसे रूल्स को वहां पे बनाया गया। इसके अलावा कुछ वहां पे चीजें ह्यूमन मेड, जैसे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल लाया गया। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल का मतलब क्या था, यानी उसके अंदर डेमोक्रेसी लाई गई और उसके अंदर कई सारे प्रिंसिपल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इक्वालिटी, फ्रीडम, जस्टिस, ठीक है, यानी जो भी अब जो भी और ये जो भी थ्योरीज होती हैं, ये सारे के सारे डेमोक्रेटिक थ्योरीज होती हैं। इन सब चीजों को लाया गया जिसकी वजह से वहां पे एक देश बना। अब देश के जो सिटीजन जो अब वहां पे वो मोनार्की के अंडर में, यानी पहले जो मोनार्की के अंडर में रहते थे, राजा के अंडर में रहते थे, तो वो क्या कहलाते थे, वो कहलाते थे वहां के सब्जेक्ट्स, यानी वहां की प्रजा कहलाती थी। बट अब नेशन के अंदर में आप प्रजा नहीं कहलाओगे, ना सब्जेक्ट्स कहलाओगे, अब आप कहलाओगे सिटीजन्स। और सिटीजन के पास होते हैं बहुत सारे राइट्स। तो ये सारे राइट्स आपको डेमोक्रेसी में मिलते हैं, जो कि राजा के अंदर में नहीं मिलते हैं। और अब आप जो है राजा का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया गया, नहीं, अब आपके पास राइट टू वोट होगा, जहां पर आप लीडर को अपने इलेक्ट कर सकते हो। जो आप पे रूल करेगा वो आपके बेस पे रूल करेगा, यानी आपको आपके इंटरेस्ट को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी को कहा जाता है डेमोक्रेटिक थ्योरीज। तो इस तरीके से यहाँ पे रूल ऑफ लॉ बनाया गया, एक कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन किया गया, सभी लोगों को राइट टू वोट दिए गए, कई सारे सर्टेन राइट्स दिए गए, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया फ्रीडम दी गई, इक्वालिटी दी गई, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी दिया गया। तो इस तरीके से धीरे धीरे जो है, हालांकि वो एक स्टार्टिंग था, यानी आज जो डेमोक्रेसी है और आज जो 1789 की जो डेमोक्रेसी जो आई थी, मतलब या उसके बाद जो डेमोक्रेसी आई थी वहां पे, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। क्योंकि वो उस समय जैसे एक बीच की तरह था, यानी डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई थी, वो इतना बेहतर नहीं था जितना आज एक डेमोक्रेटिक, यानी फ्रांस अगर आज देखो तो बहुत बेहतर है डेमोक्रेटिक रूप में, कंडीशंस में। बट वो उस समय जब शुरुआत हुई थी तो उस समय महिलाओं को इतना ज्यादा राइट्स नहीं दिए गए थे, अभी स्लेवरी सिस्टम खत्म नहीं करी थी, तो इतना अच्छा नहीं था। लेकिन फिर भी एक कह सकते हो कि नेशन बनाने की शुरुआत हो चुकी थी, डेमोक्रेटिक थ्योरी आ चुकी थी और एक नेशन बन चुका था, जहां पर लोगों को अपने राइट्स के बारे में अवेयर हो गया था। तो यहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही एक नेशन का क्रिएशन होता है, यानी कह सकते कि नेशन की शुरुआत होती है। अब बाकी देशों में जो राजा हैं वो डरेंगे और वो सोचेंगे किस तरीके से हमें भी जो है जो या तो हमारे देश में भी कई सारे जो रेवोल्यूशनरीज हैं, जो क्रांतिकारीज हैं, वो राइज हो जाएंगे और हमें वो चाहेंगे कि हम लोग हट जाएं और वहां पे डेमोक्रेसी आ जाए और एक नेशन बन जाए। यानी किंगडम से नेशन बनाने का प्रोसीजर जो है वही यहाँ पे नेशनलिज्म कहलाया गया है। इसी वजह से जो है फ्रांस एक सबसे पहला देश बनता है जहां पर जो है एक नेशन जो है रेवोल्यूशन करने के बाद वहां पे एक नेशन में कन्वर्ट होता है। तो आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा।